कि 40,000 किलोमीटर चलने के बाद से मैंने इसमें खर्चा क्या क्या किया है, मतलब 40,000 किलोमीटर चलने तक मैंने कितने खर्चे किए हैं इसके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी जो NS200 है, ये 40,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने सोचा कि इसका क्यों ना हम ओनरशिप रिव्यू दे दिया जाए। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया और 30,000 प्लस किलोमीटर चली थी। तो ये अभी 40,000 पूरा हो गया। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि इसमें जो भी सारी बातें बताऊँगा वो जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन ऐसी प्रॉब्लम ना फेस की हो, तो जो चीज़ें हुई हो मैं एकदम क्लियर बात बताऊंगा, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जो चीज़ें अच्छाई बुराई मतलब दोनों चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले गाड़ी को देखते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि गाड़ी का लुक कैसा है और कितने किलोमीटर चली है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए, तो आप एक बार बाइक को पहले पूरी तरह से देख लीजिए। ये है इसका फ्रंट है, ये फ्रंट है और यहाँ पर देखिए, तो ये है लुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है अभी तक, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए की ऑन करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो बाइक है ये तकरीबन अगर मैं एक मिनट में फोकस करके दिखाता हूँ आपको, ये 40,011 किलोमीटर चल चुकी है। 40,011 किलोमीटर ये टोटल चल चुकी है, आप देख सकते हैं। 40,011 किलोमीटर। तो ये बाइक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या चीज़ मुझे अच्छा लगा और क्या चीज़ मुझे बुरा लगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और आपको लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये बाइक आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। तो कुछ भाई लोग होंगे जो इसको लेना चाह रहे होंगे, लेकिन कुछ डाउट की वजह से नहीं ले पा रहे होंगे। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले हम एक एक पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इस बाइक के बारे में अच्छाइयों की बात करूं, तो जो पर्सनली मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पॉइंट नंबर 1 है इसका ना, पिकअप बहुत अच्छा लगा। पिकअप का मतलब ऐसा है कि अगर आप लो स्पीड पे चलते हो तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आप अगर 6 गियर लगाने के बाद आप 70-80 के ऊपर चलते हो तो एक बहुत ही बेहतरीन पिकअप आपको देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर इसको मैंने हाईवे रोड पे चलाया है। और दूसरी चीज़ है टॉप स्पीड। अब आप पूछोगे इसकी टॉप स्पीड कितनी है, तो मैं आपको बताऊंगा। जब से मैंने बाइक परचेज़ की है, ये लास्ट सितंबर में 3 साल हो जाएगा। 3 साल होने के बाद मैंने एक ही बार इसको भगाया है और टॉप स्पीड 148, और उसके भी आगे वो जाती, बट मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मैंने सिर्फ एक बार इसको 148 तक भगा करके या टॉप स्पीड चेक किया मैंने 148 का। तो इससे भी ऊपर जा सकती थी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। लास्ट 148 तक हमने किया है। और अगर मैं बात करूं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, थर्ड पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी जो है एक बहुत बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है दूसरे को बिल्ड क्वालिटी अच्छा ना लगे, तो मैं बोलूँगा ये बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि हाईवे के अलावा मैंने इसको बहुत गंदे जगह पर भी चलाई है, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े खड्डे टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने इसको काफ़ी राइड किया है। तो इसमें से किसी भी बॉडी पार्ट से कहीं से भी कोई भी आवाज़, फालतू आवाज़ यहाँ पर आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये हो गया इसका ये पोर्शन। और ये टैंक जो है ये बहुत अच्छे से कंपनी ने बनाया है। यहाँ तक कि ये बाइक जो है कई बार राइट साइड में गिर भी गई है, लेकिन गिरने की वजह से, मैं आपको दिखाऊंगा, गिरने की वजह से भी इस टैंक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी स्क्रैचेस नहीं आते, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसा कंपनी ने इस बाइक को बनाया है। राइट साइड में गिरने के बाद भी आपके इस फाइबर पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और तीसरी बात अगर मैं करूं, तो ये जो बाइक है ये लो मेंटेनेंस है। कुछ लोग बोलते हैं यार इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, तो मैं बोलूँगा इसका मेंटेनेंस बिल्कुल लो है।
हो सकता है। हाँ, लो मेंटेनेंस का मतलब ऐसा है कि आप सर्विस करवाने के लिए अगर जाते हैं तो 1000 रुपये में आपकी सर्विस या उससे कम में आपकी सर्विस हो जाती है। अब अगर आपके कुछ पार्ट्स ना लगे, तो अगर कुछ पार्ट्स लगने वाले होंगे तो फिर तो भाई पैसे तो ज़्यादा लगने ही लगने हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सर्विस की बात करूँ, जैसे एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो चेंज होती हैं, तो वह आपका 1000 रुपये तक में हो जाता है। तो बहुत ही कम में आपको इसको मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हेडलाइट, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका हेडलाइट कैसा है। तो अगर आप नाइट में राइड करते हो इस बाइक को, तो आपको काफ़ी अच्छी लाइट देखने को मिलती है, जो कि हैलोजन है। अगर मैं बात करूं, इसका लाइट हैलोजन है, तो बहुत ही अच्छा लाइट आपको देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे बढ़िया से रात में दिखाई देता है। बाकी सबकी अलग अलग चॉइस होगी कि उनको अच्छा लगे या ना लगे। और वहीं मैं बात करूं ब्रेक के बारे में, ब्रेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्रेक में सबसे पहले बात करूंगा तो इसका जो फ्रंट डिस्क है वो 300 का है, जो कि और 200 सीसी की बाइक अगर आप देखोगे या फिर और दूसरी कंपनी के 250 सीसी की भी बाइक देखोगे तो 300 का डिस्क उसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर उसका मतलब 300 का डिस्क होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेक की पकड़ अच्छी होती है और जल्दी आप मतलब इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, आगे का फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा है। एबीएस भी बहुत अच्छे से काम करता है और एबीएस में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं एक बात और बोलूँ, कुछ भाई लोगों का शायद मैंने वीडियो भी देखा था कि उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बाइक में हमको आज तक कभी भी स्टार्टिंग के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई कि मतलब 1 हफ्ते बाद आप स्टार्ट करो तो उसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ आज तक हमने इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। स्टार्टिंग मतलब यहाँ तक कि अगर मैं 15 से 20 दिन के बाद भी इसको स्टार्ट करता था तो भी जाकर के हमारा ये बहुत ही एक सेल्फ में, मैक्सिमम 2 सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग का कोई भी इश्यू आज तक इसमें नहीं आया है। और वाइब्रेशन की बात 8 नंबर है, पॉइंट नंबर 8 है वाइब्रेशन। इस गाड़ी को आप 110 120 तक भी चलाओगे, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। हल्का सा हैंडल बार में, बिल्कुल हल्का सा, जो कि आप इग्नोर कर सकते हो उस चीज़ को, बिल्कुल हल्का सा हैंडल बार में आता है। टैंक के ऊपर कोई वाइब्रेशन नहीं आता। अगर कोई पिलियन बैठा हो तो उसके यहाँ पर ये जो फुट पैर रखता है, इसमें भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं आता है। तो यहाँ तक कि ड्राइवर का जो पैर रखते हैं उस पर भी कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें अच्छाइयाँ हैं इसमें। और वहीं अगर माइलेज की बात करोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि माइलेज जो है डिपेंड करता है राइडर के ऊपर कि वो बंदा चलाता कैसे है और आप कहाँ पर चला रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे 28 से लेकर के 42 तक का माइलेज मिला है। हाईवे पे अगर मैं 80 to 90 की स्पीड पे चलाता हूँ तो मुझे आराम से 40, 41, 42 तक का भी माइलेज मिला है। लेकिन अगर मैं 90 to 100 के बीच में चलाता हूँ तो ये चीज़ हमको आराम से 36, 37, 38 तक का माइलेज हमको मिल जाता है। लेकिन सिटी की बात करूं तो सिटी में ये आपको 30, 35 के बीच में ही माइलेज आपको देगा। और ये एक पावरफुल गाड़ी है, बहुत अच्छी बाइक है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है चलाने में। मुझे कोई भी दिक्कत इसमें आज तक नहीं आई है। अब वहीं ये तो हो गया अच्छाइयाँ। अब मैं बुराइयों की बात करूँ, इसमें गाड़ी में बुराइयाँ तो ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी बताना ज़रूरी है कि सबसे पहली बात कि जो इसका रियर ब्रेक है, ये रियर ब्रेक जो है ना, ये बिल्कुल मतलब बेकार टाइप का है। ऐसा समझ लो कि आप कितना भी दबाओ ना, ये जल्दी रुकती नहीं है। रियर ब्रेक इसका अच्छा नहीं है, इस गाड़ी का रियर ब्रेक अच्छा नहीं है। और वहीं आपको बात करूँ तो जो दूसरी बात है, पिलियन सीट जो है, इस पर अगर कोई पिलियन बैठा हो तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप 40-50 किलोमीटर अगर आप चला दो गाड़ी को तो इस पर जो है उनको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। फिर बोलेगा भाई मतलब अब नहीं बैठना, ऐसा हो जाता है। तो पिलियन इस पर ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकता, बहुत तकलीफ़ देता है ये। और दूसरी चीज़ ना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जब आप अकेले रहोगे ना तो ये सीट जो है ना, ये आवाज़ करता है, ऐसे खट 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 करके आवाज़ करता है। ये कहीं ख़राब रोड हो तो उसमें क्या करेगा, आवाज़ करता है ये। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि इसका आपको पता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है, ये चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम होने की वजह से, जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ साइलेंसर लगा हुआ है। तो नीचे की तरफ साइलेंसर लगने की वजह से ये जो है, अगर आप अकेले जाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 सवारी बैठ गए, 2 लोग बैठ गए, तो आपका पक्का ये ब्रेकर में टच होने ही होने वाला है। तो
तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से अगर 2 लोग बैठे हैं तो ये ब्रेकर पे टच करता है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ये ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ही दिक्कत है यार। ये मतलब कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। एक बार सर्विस सेंटर लेकर गया था तो उन लोगों ने क्या करा, इसमें कुछ गम वम लगा करके ठीक तो किया, लेकिन फिर से जब गर्म हुई इंजन, मतलब कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो इंजन गर्म होता ही होता है, तो उसकी वजह से वो पूरा छोड़ दिया था। मैंने एमसील लगा दिया, लेकिन ये भी किसी काम का नहीं है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, और फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने इस पर ध्यान ही देना छोड़ दिया, ये ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम जो थी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो ब्रेक है, ये देखिए, ये ब्रेक जो है ना पीछे का, ये बिल्कुल बेकार टाइप का है, ये अच्छा से लगता ही नहीं, ये बहुत परेशान करता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये काम नहीं करता अच्छे से, ये ब्रेक की प्रॉब्लम है, ये रियर ब्रेक अच्छे से काम नहीं करता है। वहीं मैं बात करूं तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये 300 mm का, ये है 300 mm का, और बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसका लोगो भी काफ़ी अभी तक बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें आगे अभी जो खर्चा आ रहा है, जो अभी खर्चा आने वाला है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका मैं एक तो ये ब्रेक पैड जो है, ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है, ब्रेक पैड मुझे लगवाना है इसमें। और दूसरी बात, यहाँ पर इसका चैन स्पॉकेट ख़राब हो चुका है, ये चैन स्पॉकेट ख़राब हो गया। अभी तक मैंने चैन स्पॉकेट इसका चेंज नहीं कराया, लेकिन बहुत ही जल्दी चैन स्पॉकेट चेंज करने वाला हूँ। और इसमें ब्रेक पैड मैंने कई बार चेंज कराए हैं। फ्रंट वो तो नॉर्मल है, वो तो लगना ही लगना है, तो इसका भी ब्रेक पैड हमने कई बार चेंज कराया है फ्रंट का, और हमने रियर का भी ब्रेक पैड चेंज कराया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गाड़ी गिरने के बाद इसमें कुछ डैमेज नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये मैंने कई बार इसको लेके गिरा हूँ, और आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो है, ये अंदर की तरफ चला गया है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया है। ये तो होता क्या है, जब आप गाड़ी राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में लेके गिरते हो ना, तो ये जो है, ये पूरी तरह संभाल लेता है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता है। और ये चीज़ें होती हैं। और ये देखिए, ये भी ख़राब हो गया, ये गिरने की वजह से ये थोड़ा सा गिरना, मतलब ऐसा नहीं, अगर आपको पता है राइट साइड में लटक गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, वज़न है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक 40,000 किलोमीटर में हमने इसमें खर्चा कितना किया है। 40,000 किलोमीटर चलने के बाद हमने क्या क्या खर्च किए हैं, वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस बाइक के अच्छाइयों के बारे में बताया, इस बाइक के जो बुरी चीज़ मुझे लगी वो भी मैंने आपको बताया, और उसके बाद सर्विस कॉस्ट कितना होता है वो चीज़ें भी बता दी। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि 40,000 किलोमीटर चलने के बाद से मैंने इसमें खर्चा क्या क्या किया है, मतलब 40,000 किलोमीटर चलने तक मैंने कितने खर्चे किए हैं इसके ऊपर। तो मैंने लिस्ट बनाई है याद करके, मैंने क्या क्या खर्चा किया है। पहली बात तो ये कि मैंने इसमें चैन स्पॉकेट एक बार चेंज किया है, अभी ये दूसरी बार चेंज होने वाला है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। बस मैं इसको चला रहा हूँ, जिस दिन टाइम मिलेगा मैं चैन स्पॉकेट चेंज करूँगा। तो मतलब चैन स्पॉकेट मैंने एक बार इसका चेंज कर दिया है। और उसके बाद ब्रेक पैड, तो जाहिर सी बात है, गाड़ी चलेगी तो बारिश में अगर आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, बाइक ज़्यादा चलाते हैं, तो उस समय ब्रेक पैड ज़्यादा घिसती हैं। तो हमने फ्रंट और रियर के ब्रेक पैड कई बार हमने चेंज किए, याद नहीं कितनी बार किया, लेकिन हमने चेंज किया है। और पीछे का भी फिर से चेंज करने का टाइम आ गया है। वहीं आपको बात करूं तो जो हेडलाइट का बल्ब होता है, हेडलाइट का बल्ब मैं आपको दिखा दूं अगर, तो ये जो हेडलाइट का बल्ब है, ये क्या होता था कि पहले डिपर काम करता था, अपर काम नहीं करता था, जिसका मैंने बल्ब भी चेंज कर चुका हूँ एक बार। और मैंने इसमें जो चेंज किया है, ये जो हमारा ये स्विच है, आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच जिसमें हमारा ये इंडिकेटर वाला होता है ना, इंडिकेटर लेफ़्ट राइट वाला, तो ये स्विच जो है ना एक बार ख़राब हो चुका था, तो फिर मैंने इसको वारंटी में ही चेंज हुआ था, क्योंकि ये बारिश में भीग के मतलब एक तरफ का काम नहीं कर रहा था। लेफ़्ट इंडिकेटर वाला जो बटन होता है ना, तो लेफ़्ट इंडिकेटर जल ही नहीं रहा था, तो बटन ख़राब हुआ था, तो वो मेरा वारंटी में काम हो गया था। उसके बाद मैंने, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 30,000 किलोमीटर हमने फ्रंट रियर दोनों टायर हमने चेंज किए हैं, तो एक बार हमने टायर भी चेंज कर चुका हूँ। और दूसरी चीज़, इसमें एक दो बार गिरने की वजह से ना ये बाइक जो थी लेफ़्ट साइड में भागती थी, तो इसका मैंने हैंडल का भी काम करा रखा है, इसमें कोन सेट जो भी होते हैं वो चीज़ हमने डलवाई है। तो बस यही था आज के लिए, जो भी मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ।
और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो बाइक से रिलेटेड, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रुप भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को जो भी पिकअप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सॉल्व कराई है, तो उस ग्रुप ज्वाइन करिए। और अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ भाई हमको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप बाइक लेने वाले हैं और 200 सीसी की बाइक की तरफ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल सोचे समझे आप इस बाइक को उठा लो। अगर आपने इस बाइक को 10-15 हज़ार किलोमीटर चला ली, तो दूसरी बाइक आपको चलाने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, दूसरी बाइक मतलब इसके नीचे की कोई भी बाइक आप नहीं चलाओगे। इसके ऊपर हाइगर सीसी की बाइक होगी तो वो आपको मज़ा देगा, बट इसके नीचे की बाइक आप नहीं चलाना पसंद करोगे। तो यही चीज़ था। तो अगर कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे कर सकते हैं। तो यही था बस आज के लिए बाइक के बारे में। तो मैंने सोचा 40,000 हो चुका है, अगली वीडियो 50,000 किलोमीटर पाएगी। तो अगर आप किसी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो बताइए फिर। तो आप बिल्कुल बिंदास जाइए, बाइक लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मेंटेनेंस फ्री बाइक है, सबसे ज़्यादा पिकअप अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है। 200 सीसी में आपको अच्छे से चलाओगे 37, 38, 39 का माइलेज मिल जाएगा। थोड़े बहुत छोटी मोटी कमियां हैं जो कि हर गाड़ी में होती ही होती है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करिए और जाइए उठा लीजिए, अगर आपको बाइक लेना है तो। अच्छी बाइक है, बहुत अच्छा है। और बाकी मैंने इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो तो आप इंटरनेट पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो जो मुझे चीज़ें ख़राब लगी, जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी, वो सब चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बस, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।